ओके, तो जो वाउल साउंड्स थी उनमें हमने देखा था कि वो होती हैं टू टाइप्स की, यानी मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है साउंड्स की, दैट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड्स। और कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑब्वियसली तादाद में भी ज़्यादा हैं और उनकी टाइप्स भी ज़्यादा हैं। अब जो वाउल साउंड्स होती हैं वो जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उनको प्रोड्यूस करते हुए हम एयर फ्लो को कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते। लेकिन जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं वो जब भी प्रोड्यूस होती हैं तो कहीं ना कहीं एयर फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ज़रूर होता है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पे, यानी डिफरेंट पॉइंट्स पे होती है। आर्टिकुलेशन कहते हैं किसी भी आवाज़ को प्रोड्यूस करना। तो आर्टिकुलेशन के किसी ना किसी पॉइंट पे माउथ के अंदर या स्पीच ऑर्गन्स के अंदर एयर फ्लो रुकता ज़रूर है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। और इसी बेस पे हम इनकी डिवीज़न करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, यानी कि किस पॉइंट पे माउथ के एयर फ्लो रुकता है उसी बेस पे हम इनकी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवीज़न कर लेते हैं। तो जो आपका पहला ग्रुप है साउंड्स का वो है प्लोसिव्स, जिनको स्टॉप्स भी कहते हैं। यानी इनके दो नाम हैं, एक है प्लोसिव्स, दूसरा स्टॉप्स। प्लोसिव कहते हैं ना, जैसे एक्सप्लोजिव होता है यानी फट जाना किसी चीज़ का, और स्टॉप यानी किसी चीज़ का रुक जाना। तो ये वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जो जिनको मेक करने के लिए पहले हम एयर फ्लो को मुकम्मल तौर पे रोक देते हैं और फिर एकदम से उसको रिलीज़ करते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव्स में होता है। तो पहले एयर फ्लो पूरा रोका, इसके बाद पूरे का पूरा एयर फ्लो रिलीज़ कर दिया। सो 6 प्लोजिव साउंड्स हैं इन इंग्लिश में, फ, ब, ठ, ड, ख और ग। आप खुद भी इन साउंड्स को अगर प्रोड्यूस करके देखें तो जैसे फ है, जब आप इसको बोलते हैं, और ये पा नहीं होता, इंग्लिश में पा साउंड नहीं होती, मतलब होती है तो वो लास्ट में आती है वर्ड्स के। तो फ जब आप इसको बोलते हैं तो पहले तो दोनों ओंठों को हम बंद करते हैं और फिर ज़ोर से आवाज़ निकलती है। तो प्लोसिव हो गई ना, स्टॉप भी हो गई और प्लोसिव भी हो गई। उसके बाद ब, उसमें भी आप अपने लिप्स को बंद करेंगे, यानी एयर को मुकम्मल तौर पर रोक देंगे, और फिर जब लिप्स को खोल के एकदम से एयर को रिलीज़ करेंगे तो ब साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से जो ठ और ड हैं, जब हम अपने लिप्स को, सॉरी अपनी टंग को, जब हमारी जो एल्वियोलर रिज है, यानी जो हमारे जो दांतों के पीछे जो गोश्त वाला हिस्सा है, यानी जो गम्स हैं, उसके ऊपर जब हम अपनी टंग को रखते हैं तो तब ये दोनों साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो जब हम अपनी टंग को वहाँ रखते हैं, ना माउथ की जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ रखते हैं, तो एयर रुक जाती है 1 सेकंड के लिए, और फिर जब हम उसको वापस नीचे करते हैं तो वो एयर जो है वो एकदम से बाहर निकलती है। इसी तरह से ख ग जो है, उसको भी जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम टंग या लिप्स से नहीं रोकते, लेकिन हमारे गले से ये आवाज़ें इस तरह से निकलती हैं कि हमारे गले से एयर एकदम से ना निकले, तो ये दोनों साउंड्स यानी ख और ग प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। तो जो फ ब हैं, हम दोनों लिप्स को बंद करते हैं और फिर एकदम से एयर रिलीज करते हैं, तो वो प्लोजिव्स हो गई। ठ ड जो हैं, उनके लिए हम अपनी जो टंग है उसकी जो टिप है, वो जो हमारे गम्स हैं या जो माउथ की रूफ है उसके साथ हम टच करते हैं, और उसके बाद जब उसको नीचे करते हैं तो ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। और जो ख ग है, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें अपने हलक से ज़ोर से जो एयर है वो रिलीज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज़ ये साउंड्स प्रोड्यूस ही नहीं होती। इसीलिए इनको प्लोजिव्स और स्टॉप्स कहा जाता है। तो ये पहली कैटेगरी है कॉन्सोनेंट साउंड्स की, जिसमें कितनी साउंड्स हैं? 6 साउंड्स हैं। या आपको जो शॉर्ट शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं उसमें भी आ जाता है। सो पहली जो है फ ब, वो हो गई। एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, सो देयर इज नो नीड टू रिपीट। फिर दूसरी जो साउंड्स हैं का ग्रुप है वो फ्रिकेटिव्स। फ्रिक्शन से निकला है, यानी रुकावट से, रगड़ से, फ्रिकेटिव्स। पहली कौन सी है? प्लोसिव्स या स्टॉप्स। दूसरी कौन सी है? फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हम एयर को, मतलब अपने माउथ के अंदर हम कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं कि एयर फ्लो पूरा ना रुके लेकिन पार्शली रुक जाए। जब पार्शली रुक जाएगा तो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा माउथ का, जहाँ से वो जो एयर है वो बाहर आ सके और साउंड बाहर आ सके, तो उससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, यानी रगड़ या रुकावट क्रिएट होती है, लेकिन वो कम्प्लीटली बंद भी नहीं होता। प्लोसिव्स में तो कम्प्लीटली बंद करके हम रिलीज कर रहे हैं ना।
फ्रिकेटिव्स में हम कंप्लीटली बंद नहीं कर रहे, सिर्फ उसको नैरो डाउन कर रहे हैं, तो यानी नैरो कर रहे हैं, उस पैसेज को तंग कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव साउंड्स जो हैं वो 9 हैं। प्लोसिव्स कितनी थी, 6, फ्रिकेटिव्स कितनी है, 9। सबसे पहली हमारे पास हैं फ और व, जिनको लेबियोडेंटल साउंड्स भी कहते हैं, यानी आपके जो अपर टीथ हैं वो आपके लोअर लिप को टच करते हैं, तो फ और व की जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो जब आपके ऊपर वाले दांत आपके लोअर लिप को टच करते हैं तो सिर्फ साइडों पे जगह रह जाती है जहाँ से एयर जो है वो बाहर आ सके, तो फ्रिक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो थ और द हैं, ये भी ठ और ड की तरह आपकी जो टंग है वो माउथ की रूफ को टच करती है, अदरवाइज ये साउंड्स प्रोड्यूस नहीं होती। यानी आप अपने दांतों की जो बैक है ऊपर वाले दांतों की, उसको जब अपनी टंग से टच करते हैं तो थ और द प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जब वो ऊपर टच करती है तो सिर्फ टंग की साइडों पे जगह रह जाती है जिससे एयर जो है वो बाहर निकल सके। ठ और ड और थ और द में फ़र्क क्या है कि थ ड प्रोड्यूस करते हुए टंग जो है वो माउथ की रूफ के साथ लगती है, तो एयर बिल्कुल रुक जाती है 1 सेकेंड के लिए। थ और द में जो टीथ के बिल्कुल पीछे वाली जगह है उसको टच करती है, तो थोड़ी सी साइडों पे जगह रह जाती है जहाँ से एयर रिलीज होती है और साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो फ्रिक्शन तो क्रिएट होता है लेकिन एयर पूरी तरह से रुकती नहीं है। फिर है स और ज। अब स और ज आप खुद बोल के भी देखें तो हमारी टंग जो है वो पूरी तरह से माउथ की रूफ को टच तो नहीं करती, लेकिन उसके बिल्कुल नज़दीक ज़रूर जाती है। जो टंग है हमारी वो वाइब्रेट भी करती है, और इस वाइब्रेशन और स्लाइड टचिंग से जो एयर है उसमें एक फ्रिक्शन आता है। इसी तरह से श और य बिल्कुल स और ज की तरह हैं, सेम पोजीशन होती है टंग की। फिर ह, हम हलक के अंदर से जोर लगा के बोलते हैं, तो हमारे हलक के अंदर जो एयर पैसेज है वो नैरो होता है, बिल्कुल अंदर से हमें लंग्स के अंदर से आवाज़ निकालनी पड़ती है, वरना ह साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होती। अगर अभी आप खुद से ये सारी साउंड्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो आपको ये चीज़ें फील भी होंगी। फ व जब तक आप अपने ऊपर वाले टीथ नीचे वाले लिप पे लगाएं ना, ये दोनों साउंड्स प्रोड्यूस नहीं होती। थ द आपकी जो टंग है ऊपर आपके दांतों को टच करती है पीछे से, तब प्रोड्यूस होती हैं। स ज श य जब आप इनको बोलते हैं तो आपकी ज़ुबान वाइब्रेट भी करती है और हल्का सा माउथ की रूफ को टच भी करती है। और जो ह है वो हलक के अंदर से आता है, वरना प्रोड्यूस ही नहीं होता। इसको ग्लॉटल साउंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वो जो ग्लॉटस है, हमने पढ़ा था ना, वो जो एक लिड होती है जो हमारे लंग्स के ऊपर, हमारा जो जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो जो हमारी लंग्स की तरफ ओपनिंग है वो उसके ऊपर एक लिड आ जाती है और वो बंद हो जाती है, ताकि हमारे लंग्स के अंदर हमारा खाना और पानी ना जाए। इसीलिए तो कई दफ़ा होता है ना, खाना और पानी अगर हम तेज़ तेज़ खाएं तो लोगों को एकदम से खांसी आ जाती है और फिर वो रुकती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो फूड होता है वो ग्लॉटस से अंदर लंग्स की तरफ चला जाता है और फिर लंग्स उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ग्लॉटस है, इसको पूरे को हटा के लंग्स की जो पूरा एयर फ्लो है वो यूज़ करके ही हम ह साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए इसको ग्लॉटल साउंड भी कहते हैं, और ऑब्वियसली ये फ्रिकेटिव तो है ही है। सो ये दोनों कैटेगरीज आपको क्लियर हो गई हैं। इनको साथ साथ जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी किया करें, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी और बोलने में तो ऑब्वियसली आसानी होगी। ओके, देन वी हैव एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स जो हैं बेसिकली, एक हमारे पास थे प्लोसिव्स जिसमें हमने एयर पूरी बंद करके फिर रिलीज करनी थी। दूसरे फ्रिकेटिव्स थे जिनमें एयर की और जो ओपनिंग थी वो नैरो करनी थी लेकिन पूरी तरह बंद भी नहीं करनी थी। अब एफ्रिकेट्स हैं, ये दरमियान में आते हैं। दरमियान में कैसे आते हैं कि ना तो एयर पूरी तरह बंद होती है और ना ही फ्रिकेटिव्स की तरह फ्रिक्शन पूरा क्रिएट होता है। यानी कुछ पार्ट ऑफ साउंड जो है वो एयर पूरा रोक के प्रोड्यूस होता है, कुछ पार्ट ऑफ साउंड जो है वो ओपनिंग को नैरो करके प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। आधा हिस्सा जो है साउंड का वो जब आप बोलेंगे तो एयर पैसेज पूरा बंद हो जाएगा, आधा हिस्सा जो है जब वो आप उसको बोलेंगे तो एयर पैसेज आप नैरो डाउन कर देंगे। यानी पहले आप एयर को पूरा रोकेंगे और फिर जब रिलीज करेंगे तो प्लोसिव्स की तरह पूरा रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि फ्रिकेटिव्स की तरह नैरो ओपनिंग से रिलीज करेंगे। दो ही साउंड्स हैं एफ्रिकेट्स में, छ और ज। इसको अगर आप खुद भी बोल के देखें तो छ, पहले आपकी टंग ऊपर माउथ की रूफ को टच करती है, एयर पूरी रुक जाती है। फिर जब आप बोलते भी हैं इसको तो टंग पूरी नीचे नहीं आती, पूरी नीचे आए तो ये साउंड ही प्रोड्यूस नहीं होती। तो एयर का जो फ्लो है वो पूरी तरह से नहीं आता तो फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। तो दैट मीन्स कि ये एयर जो है, तो ये जो साउंड है ये पहले तो प्लोसिव हो गई, यानी स्टॉप आ गया उसके अंदर के, जो टंग थी वो आपकी माउथ की रूफ को पूरी टच कर गई तो एयर रुक गई। फिर जब आपने इसको प्रोड्यूस भी किया तो चूंकि टंग पूरी नीचे नहीं आई तो आधी रुकावट फिर भी रह गई, और जब भी इसी तरह प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों साउंड्स इसीलिए एफ्रिकेट्स कहलाती हैं। यानी पहले आप पूरी एयर रोकते हैं और जब रिलीज करते हैं तो पूरी तरह से ओपन नहीं करते, बल्कि एक नैरो स्पेस से रिलीज करते हैं। Isa has joined. यस मैम, पता नहीं चला था, सॉरी। ओके, और अभी मैंने आपको एडमिट किया ना तो सही तरह से क्लिक नहीं हुआ था, तो आई वाज कंफ्यूज्ड कि ज्वाइनिंग हुई है या नहीं। ओके। ओके। सो अब ये हो गई एफ्रिकेट्स, यानी पहले आपने एयर पूरी रोकी और फिर पूरी तरह से ओपनिंग रिलीज नहीं की, बल्कि नैरो ओपनिंग के थ्रू इसको रिलीज किया। तो जो एफ्रिकेट्स होते हैं उनमें आपको एक किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्मूथनेस की ज़रूरत होती है प्रोनाउंसिएशन के दौरान। यानी स्मूथ ट्रांजिशन होती है प्लोसिव फेस से फ्रिकेटिव फेस की तरफ। जैसे चर्च, जज, तो स्मूथली करना है। ये नहीं कि आप एक इतना लंबा पॉज लें कि दोनों साउंड्स के जो दोनों हिस्से हैं वो अलग अलग सुनाई देने लगे। बिकॉज जो नेटिव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होती है वो बहुत फास्ट होती है, वो रुक रुक के नहीं की जाती। सो हमारे पास तीन कैटेगरीज हो गई साउंड्स की। प्लोसिव्स जिसमें 6 साउंड्स हैं, इसके बाद फ्रिकेटिव्स जिसमें 9 साउंड्स हैं, फिर इसके बाद एफ्रिकेट्स जिसमें 2 साउंड्स हैं, इसके बाद आ गई नेजल्स। नेजल्स वो साउंड हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए हमारा जो माउथ है उसके अंदर एयर फ्लो बिल्कुल बंद हो जाता है, और जो एयर है वो नाक से बाहर आती है साउंड प्रोड्यूस करते हुए। क्योंकि जब तक आपके माउथ या नोज से एयर बाहर नहीं आएगी साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो पहली कौन सी थी, प्लोसिव्स या स्टॉप्स, जिनमें एयर फ्लो पूरा बंद करके फिर हम उसको रिलीज करते हैं एकदम से, 6 साउंड्स। उसके बाद आपके पास आ गए फ्रिकेटिव्स, जिसके अंदर आप एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और फिर नैरो ओपनिंग देते हैं उसको रिलीज होने के लिए, यानी फ्रिकेटिव्स। फिर एफ्रिकेट्स जिसमें आप एयर फ्लो पूरा बंद करते हैं और फिर नैरो ओपनिंग देते हैं, जो 2 हैं। फिर उसके बाद नेजल्स, नेजल्स में आप एयर फ्लो माउथ में पूरा बंद कर देते हैं और नाक जो है वहाँ से एयर पास होती है इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड दे आर 3, म, न एंड उंग। इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ भी वर्ड्स के एंड पे ING कम्बिनेशन आता है, ग साउंड प्रोनाउंस नहीं होती। उंग आता है जिसके एंड में ग साउंड प्रोनाउंस ही नहीं होती। हम लोग प्रोनाउंस ज़रूर करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इंग्लिश लोग जो हैं वो इस साउंड को प्रोनाउंस नहीं करते। सो पहली कौन सी है, म। अब म जब आप बोलते हैं तो आपके दोनों ओंड आपस में टच होते हैं तो एयर बिल्कुल रुक जाती है, और ये साउंड बोलने के बाद हम लिप्स खोलते हैं। फिर आवाज़ कहाँ से, मतलब फिर एयर कहाँ से बाहर आ रही है, क्योंकि एयर बाहर नहीं आएगी तो साउंड नहीं, यू कैन नॉट मेक द साउंड। फिर वो जो एयर है वो आपकी नाक से बाहर आ रही है, मैन। फिर न साउंड है, आपकी जो न साउंड है, आप अपनी जो टंग है वो आपकी एल्वियोलर रिज, यानी जो आपके गम्स हैं आपके टीथ के बिल्कुल पीछे, आप वहाँ अपनी टंग को रखते हैं। जब आप अपनी टंग को वहाँ रखते हैं और इतना दबा के रखते हैं साउंड को बोलने के लिए कि एयर माउथ के अंदर बिल्कुल रुक जाती है, यानी माउथ से बाहर नहीं आ सकती।
again air goes to the nose and comes out of the nose. So न, no. फिर आपकी आ गई लास्ट वाली अंग साउंड जो है, जैसे सिंग, सिंग में आप क्या करते हैं अंग साउंड में कि आपका जो टंग है वो आप सॉफ्ट पैलेट को टच करते हैं। जो आपके माउथ की जो रूफ होती है, यानी मुंह की छत जिसको हम कह सकते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो है वो आपके मुंह का आगे वाला हिस्सा होता है, और जो हार्ड पैलेट है वो थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा होता है जो हलक के बिल्कुल पास होता है। तो जो सॉफ्ट पैलेट है आपकी ज़ुबान उसको टच करती है पूरी की पूरी, यानी सॉरी, जो आपका पीछे वाला हिस्सा होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है, आगे वाला हार्ड पैलेट होता है, क्योंकि वहाँ दांतों की हड्डी होती है ना पीछे वाली, तो उसको अगर आप हाथ लगाएं तो वो सख्त है, थोड़ा सा और हाथ पीछे लेके जाएं तो वो सॉफ्ट है। तो आपके ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा है वो ऊपर उठता है और वो माउथ के वो जो सॉफ्ट वाला पार्ट है उसको टच करता है। तो जब टंग उठ के ऊपर छत को लग गई है माउथ की, तो एयर तो बाहर नहीं आ सकती, एयर बाहर नहीं आ सकती तो वो नाक से बाहर आएगी। जब वो नाक से बाहर आएगी, यानी नेज़ल कैविटी से बाहर आएगी, तो दैट मीन्स कि वो जो साउंड है वो फिर नेज़ल साउंड है। सो वी हैव 3 नेज़ल साउंड्स, म, न, अंग। मैन, नो, नोज, सिंग, ब्रिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब साउंड्स जो हैं वो इन वर्ड्स के अंदर यूज होती हैं। सो ये कैटेगरीज आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। अगर इन साउंड्स में कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, और हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सिर्फ मरियम को समझ आई है, बाकी लोगों को समझ नहीं आई? गुड, okay, so let's move on to the last category of sounds, that is liquids and glides. लिक्विड्स और ग्लाइड्स वो साउंड्स हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए, जब हम, जाहिर बात है कॉन्सोनेंट्स हैं तो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट तो हो रहा है, अगर एयर फ्लो सिरे से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा तो वो वाउल साउंड होगी, क्योंकि वाउल साउंड्स में हम एयर फ्लो सिरे से ऑब्स्ट्रक्ट करते ही नहीं हैं। लेकिन ये वो साउंड्स हैं जिनमें एयर फ्लो बिल्कुल हल्का सा मामूली सा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इसीलिए इन साउंड्स के दरमियान बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होती है, ये बहुत सॉफ्टली बहुत स्मूथली प्रोनाउंस की जाती हैं। दो लिक्विड साउंड्स हैं इंग्लिश में और दो ग्लाइड्स हैं। लिक्विड साउंड्स कौन सी हैं? ल और र। और ग्लाइड्स कौन सी हैं? व और य। ये जो डब्ल्यू वाला व है, इंग्लिश में जो वी वाला व है और जो डब्ल्यू वाला व है, इन दोनों की साउंड में फ़र्क होता है। जो वी वाला व है उसको बोलने के लिए आप अपने ऊपर वाले जो दोनों दांत हैं वो नीचे वाले लिप्स पे रखते हैं, इसीलिए उसको लेबियोडेंटल साउंड कहते हैं। अपर टीथ, लोअर लिप, व, जैसे विटामिन, विक्ट्री, विशस। और जो डब्ल्यू वाला व है उसको प्रोनाउंस करने के लिए आप आपके जो दोनों लिप्स हैं उनको राउंड करते हैं, गोल करते हैं, व, जैसे उर्दू का वाव होता है उस तरह से व, जैसे वाटर, विन, विसल। और इसीलिए इन दोनों साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन में एक क्लियर डिफरेंस होता है। अगर आप वाटर को वाटर बोलें, यानी वी की तरह प्रोनाउंस करें, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं रहती। आप वाटर को क्या कर देंगे? वाटर कर देंगे। वाई? क्योंकि आप उसको लेबियोडेंटल साउंड की तरह, यानी जो वी वाली साउंड है उसकी तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं। विन को विन कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको डब्ल्यू वाले वा की तरह नहीं, वी वाले वा की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो जो वी वाला वा है वो लेबियोडेंटल साउंड है, जो डब्ल्यू वाला वा है वो ग्लाइड है, ग्लाइड साउंड है। तो हमारे पास दो लिक्विड साउंड्स हैं और दो ही ग्लाइड्स हैं। लिक्विड साउंड्स कौन सी हैं? ल, र। अगर आप इनको प्रोनाउंस भी करें तो आपको फील होगा कि हम कोई खास एयर को रोक नहीं रहे, ना कोई खास इनको बोल प्रोनाउंस करने में जोर लग रहा है। ल, र, व, य।
और ये जे की तरह बना हुआ है सिंबल इसका, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, य। जैसे ये होता है, ये उर्दू में ये नहीं होता, ये अलिफ या, य, जैसे यस, यू, योर, यस्टरडे, ये वाली जो साउंड है, या साउंड। सो ल, र, व एंड य। जो लिक्विड साउंड जो है वो हम एयर फ्लो को हमारी जो टंग की साइड्स हैं उससे निकलने देते हैं बहुत आराम के साथ, स्मूथली, जैसे लाइट। र साउंड जो है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी टंग होती है उसको हल्का सा पीछे की तरफ कर्ल करते हैं, वो हल्की सी हमारी जो एल्वियोलर रिज है उसको टच करती है, लेकिन पूरा टच नहीं करती, बिल्कुल हल्का सा, स्लाइटली। रेड। व साउंड जो है वो ग्लाइड साउंड है, तो हम अपने लिप्स को राउंड करते हैं, हल्का सा, जाहिर बात है हमारा जो माउथ है वो नैरो हो जाता है, और वोकल ट्रैक को फिर पूरा खोलते हैं और फिर उसको प्रोनाउंस कर देते हैं। जो या साउंड है, जैसे यस, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम अपनी टंग को पूरा ऊपर उठाते हैं, पैलेट की तरफ लेके जाते हैं, और फिर उसको एकदम से, और फिर उसको ग्रेजुअली सॉफ्टली रिलीज कर देते हैं। या हल्की सी आपकी टंग आपके माउथ की रूफ की तरफ उठी, उसको हल्का सा टच किया और फिर नीचे आ गई। सो देर आर बेसिकली how many categories of consonants? Plosives with 6 sounds, fricatives with 9 sounds, affricates with how many sounds? 2 sounds, nasals with 3 sounds, liquids with 2 sounds and glides with 2 sounds. अब ये जो साउंड्स हैं इनको ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस करना होता है और इम्प्रूव करना होता है। तो जो आपको पेपर में क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है कॉमनली वो ये है कि जो कॉन्सोनेंट और जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड्स हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज की जो साउंड्स हैं और प्रोनाउंसिएशन है, उसको आप कैसे प्रैक्टिस और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहली जो स्टेज है वो क्या है, या जो टिप है वो क्या है, लिसनिंग एंड इमिटेटिंग। कि आप नेटिव स्पीकर्स की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको सुने और फिर उनको इमिटेट करें, यानी उनकी तरह बोलने की कोशिश करें। जिस तरह से आप साउंड्स को सुन रहे हैं उसी तरह से उनको आप जब प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं या कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो माउथ और टंग की जो मसल मूवमेंट है वो डेवलप हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके जो नेटिव स्पीकर्स की माउथ की मसल मूवमेंट होती है। क्योंकि जब हम उर्दू बोलते हैं या अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारे माउथ के मसल्स उस तरह मूव नहीं करते जैसे इन साउंड्स की नेटिव प्रोनाउंसिएशन में करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उन लोगों की लैंग्वेज को सुनते हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं उनकी साउंड्स को, उतना ही आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाती है। जैसे मैंने इज़ा को कुछ वर्ड्स की जो है वो वीडियो भेजी है, अब अगर वो उन वर्ड्स को सुनते हुए साथ में जैसे वो स्पीकर बोल रहा है उसकी तरह उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगी तो इट विल इम्प्रूव हर प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली। देन दूसरा क्या है कि आप फोनेटिक एक्सरसाइजेस करें अपने माउथ, लिप और टंग की ट्रेनिंग के लिए। फोनेटिक एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है कि बजाय वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस करने के आप इंडिविजुअल साउंड्स पे फोकस करते हैं। जैसे थ और द की प्रैक्टिस करें, फ और व की प्रैक्टिस करें, व और व की प्रैक्टिस करें, य और य की, ज और य की प्रैक्टिस करें, ग, ख इनकी प्रैक्टिस करें, फ ब की प्रैक्टिस करें, यानी इंडिविजुअल साउंड्स की प्रैक्टिस करें। उसको हम कहते हैं फोनेटिक एक्सरसाइजेज। फोनेटिक फ़ोन से निकला है, फ़ोन का मतलब होता है साउंड। सो एक पहला स्टेप क्या है कि आप नेटिव स्पीकर्स की ऑडियोज़ को सुने और उन्हीं की तरह उन वर्ड्स को बोलने की कोशिश करें ताकि आपके मसल मूवमेंट और माउथ और टंग जो है उनकी डेवलपमेंट हो। दूसरा क्या है कि आप फोनेटिक एक्सरसाइजेस करें, यानी साउंड्स की प्रैक्टिस करें, नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलने की कोशिश करें साउंड्स को। फिर है आपकी विजुअल एड्स और माउथ डायग्राम्स, यानी आप माउथ डायग्राम्स लें, जैसे आपकी इस बुक में भी बनी हुई है माउथ डायग्राम, और विजुअलाइज करें कि ये साउंड्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, कहाँ किस जगह टंग जो है वो हमने रखनी है, या टीथ रखने हैं या लिप्स रखने हैं किस साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए, और कहाँ किस जगह जो है वो हमने
टंग रखनी है दूसरी साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए, टीथ कहाँ आएंगे, एल्वियोलर रिज कहाँ है, तो जब हम इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करते हैं तो उससे भी हमारी प्रोनाउंसिएशन या इन साउंड्स की जो डिलीवरी है वो अच्छी हो जाती है। एंड ऑब्वियसली जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो क्या है कि आपने कंसिस्टेंट रहना होता है, यानी ये नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस की या 3-4 दिन बहुत दिल लगा के प्रैक्टिस की, इसके बाद 3-4 महीने मुड़ के प्रैक्टिस ही नहीं की। कंसिस्टेंट, चाहे आप वीक में 2 दिन निकालें, चाहे आप डेली 10 मिनट निकालें, बट दैट शुड बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर। और पेशेंस, एक दफ़ा प्रोनाउंस करने से नहीं हो रहा, दूसरी दफ़ा करने से नहीं हो रहा, 10 दिन करने से नहीं हो रहा, यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। क्योंकि एक लैंग्वेज की साउंड्स पे आपका जो माउथ है, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो टंग है, वो सब आदि हैं उसके, उस हैबिट को ब्रेक करने में इट टेक्स टाइम। सो वो जो टाइम है वो आपने अपने आप को देना होता है, और उसमें ज़ाहिरी बात है फेलियर आएगा और बार बार आएगा। तो जब आप उस फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं और बार बार कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, ओनली देन कैन यू मास्टर द प्रोनाउंसिएशन लाइक नेटिव स्पीकर्स। सो साउंड इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन सी टिप्स हैं? लिसनिंग एंड इमिटेटिंग, फोनेटिक एक्सरसाइजेज, recording and playback, visual aids and mouth diagrams, and then consistency and patience. ऑब्वियसली अगर आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी हो तो इंग्लिश साउंड्स की मास्टरी और प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज एक तो ये कि ज़ाहिरी बात है सामने वाले की अगर आपको बात ही समझ नहीं आएगी, यानी आप उसकी प्रोनाउंसिएशन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट पर्सन और टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। और अगर सामने वाले को आपकी प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आएगी तो वो भी आपकी बात समझ के आपको रिप्लाई नहीं कर सकेगा। दैट इज़ वाई प्रोनाउंसिएशन एंड मास्टरी ऑफ इंग्लिश साउंड्स इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब आप सामने वाले की बात समझ सकें और सामने वाले को आपकी बात समझ में आए। इसीलिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस लिसनिंग की भी, इमिटेशन की भी और फोनेटिक एक्सरसाइजेस की भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम नेचुरली और क्लियरली इंग्लिश साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकें। और इसी तरह से जो लर्नर्स हैं वो अपनी जो स्पीच साउंड्स की जो प्रोडक्शन है उसको, उसमें फ्लुएंसी ला सकते हैं, दे कैन बिकम क्लोजर टू नेटिव स्पीकर्स। सो आई होप ये टिप्स भी आपको क्लियर हो गई होंगी। गुड। ओके, नाउ वी हैव द प्रैक्टिस। जाहिर बात है बात की है प्रैक्टिस की तो फिर करनी तो पड़ेगी। सो डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वाउल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जो एयर फ्लो को हम जब अपने माउथ में बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के फ्रीली मूव करने देते हैं तो ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 2 टाइप्स ऑफ वाउल साउंड्स हैं, मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स। सो सबसे पहले जो शॉर्ट वाउल्स हैं, ई बिट, उ फुट, ए बेड, ए cat, a cup, a lot. Then we have long vowels, e, c, u, food, a, father, o, caught, a, bird. Then we have diphthongs, I, ride, o, now, oi, boy, a, say, o, go, ear, near, air, hair, ua, tua. So this is how you can practice these sounds. Then we have pronunciation of consonants. First of all, we have plosives. P as in pen, B as in bat, T as in top, D as in dog, K as in cat, G as in go. Fricatives: F as in fan, V as in van, Th as in think, D as in this, S as in see, Z as in zoo. Sh as in she, Y as in measure, H as in
hat. और ये वाला या नहीं है, वो जो जे होती है ना हमारी 3 नुक्तों वाली, वो वाला या है. Affricates, ch as in chip, j as in judge. Then nasals, ma as in man, n as in no, as in sing. Then liquids, l as in light, ra as in red. Then glides, wa as in win, ya as in yes. Then we have short questions. So what are the two main categories of sounds in English? The two main categories of sounds in English are vowels and consonants. Vowels are produced with an open vocal tract, allowing air to flow freely. Consonants, on the other hand, involve some form of constriction or closure in the vocal tract. This distinction is essential for understanding the phonetic structure of English. How are vowel sounds produced? Vowel sounds are produced by manipulating the shape of and position of the tongue, lips, and jaw while allowing airflow to pass unobstructed through the vocal tract. The quality of the vowel depends on the tongue's height, high, mid, or low, and the part of the mouth used, front, central, back. These characteristics create different vowel sounds, making them distinct from one another. The resonance of the vocal tract also plays a significant role in shaping the sound of each vowel. What role does the tongue play in producing sounds? The tongue is a crucial articulator in sound production, as it can change shape and position to create different sounds. By moving to various parts of the mouth, the tongue alters the size of the oral cavity, affecting the resonance of the sounds produced. Additionally, the tongue's movement is essential for distinguishing between different vowel and consonant sounds. Mastering tongue placement is key to achieving accurate pronunciation. Okay, give me 1 minute. All right. What role does the tongue play in producing sounds? The tongue is a crucial articulator in sound production, as it can change shape and position to create different sounds. By moving to various parts of the mouth, the tongue alters the size of the oral cavity, affecting the resonance of the sounds produced. Additionally, the tongue's movement is essential for distinguishing between different vowel and consonant sounds. Mastering tongue placement is key to achieving accurate pronunciation. Then we have what are monophthongs. Monophthongs are vowel sounds that consist of a single unchanging sound throughout their duration. They are often referred to as pure vowels because there is no glide or movement to another vowel sound within them. In English, there are 12 distinct monophthong sounds such as E in sea and A in cup. Understanding monophthongs is vital for learners to master vowel pronunciation effectively. How many monophthong sounds are there in English? English contains 12 monophthong sounds which are critical for understanding the vowel system in the language. These sounds include both long and short vowels such as e, and a, o, u, and u. Each monophthong has a unique mouth position and airflow pattern, making them essential for proper pronunciation. Learning these sounds helps non-native speakers improve their spoken English. What are plosive sounds? Plosive sounds are consonants produced by completely obstructing airflow in the vocal tract and then releasing it suddenly. This action creates a burst of sound, which is why they are called plosives. Examples of plosive sounds in English include p, b, t, d, k, and g. Understanding plosive sounds is important for learners as they are fundamental to English phonetics. So give an example of fricative sound.
Fricative sounds are produced by forcing air through a narrow channel in the vocal tract, creating a turbulent airflow. An example, turbulent होता है जिसमें गड़बड़ हो. An example of a fricative sound is f, as in the word fish. Other fricatives include b, s, z, sh, as in she, and h. These sounds are important for distinguishing meaning in English words. What are nasals in English sounds? Nasal sounds are produced by allowing air to flow through the nose while blocking airflow through the mouth. In English, the primary nasal sounds are m, n, and as in sing. These sounds occur when the soft palate lowers to allow airflow through the nasal cavity. Understanding nasals is crucial for correct pronunciation as they can change the meaning of words. What are glides? Glides are sounds produced with a slight obstruction of airflow, resulting in a smooth transition from one sound to another. In English, the primary glide sounds are j as in yes and w as in we. These sounds are characterized by their quick movement and connection to surrounding vowels. Learning glides helps improve fluency and naturalness in spoken English. Why is practice important for sound production? Practice is vital for improving sound production and pronunciation skills. Regularly practicing the sounds of English helps develop muscle memory in the articulators, such as the tongue and lips, making it easier to produce sounds accurately. Additionally, practice builds confidence in speaking and enhances listening skills, allowing learners to better understand native speakers. Ultimately, consistent practice leads to clearer and more effective communication in English. Okay, so I hope all these points are clear. So that's all for today.